वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता से स्वागत करता हूं। सुबह 11 बजे के आसपास हमने सेट नंबर 6 प्रोवाइड करा दिया है एडुटेरिया का। अगर आपने वो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वीडियोस के सेक्शन में सबसे ऊपर ही वीडियो है, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके 66 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अभी जो हम ये सेट आपके लिए लेके आ रहे हैं, एडुटेरिया का सेट नंबर 7 लेके आ रहे हैं। सुबह हमने सेट नंबर 6 दिया था, तो आज आपको दो सेट मिल रहा है, क्योंकि कल डिले के वजह से हमने सिर्फ एक ही सेट अब तक हम प्रोवाइड करा पाए। चलिए बिना देरी किए आज का हम सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका अगर आपको सेट नंबर 7 का डिटेल पीडीएफ चाहिए विथ उत्तर और व्याख्या दोनों, क्वेश्चन के उत्तर व्याख्या दोनों चाहिए डिटेल्ड में बिल्कुल, तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेट के पीडीएफ का प्राइस मात्र 7 रुपये है, तो आप वहाँ से हमें प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें, हम आपको बताएंगे कैसे आप पे आउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं स्वयंवर में विभाजित हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, ठीक है। और जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन इसी बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कय्यूम अंसारी। नेक्स्ट 3, मौर्य काल में कर्मांतिक होता है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, ठीक है। तो मौर्य काल में जो कर्मांतिक जो होता था वो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। और मौर्य काल के जो अन्य अधिकारी होते थे उसमें होता था प्रमुख न्यायाधीश, वो व्यवहारिक कहलाता था। राजकीय कोष का अध्यक्ष सत्री धाता वो कहलाता था। और कारागार का अध्यक्ष प्रशस्त्रा वो कहलाता था। नेक्स्ट, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवपाल ने। 5 देख लें हम। बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो ये सही नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव है, बिल्कुल हिमालय से नदियाँ बहते हुए इधर बिहार की ओर आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक होता है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना ये भी इम्पैक्टफुल होता है बिहार में फ्लड आने के लिए। और मानसून के समय अधिक वर्षा, एक्सेसिव ऑफ रेन, ये भी जो है एक कॉज है, ठीक है। चलिए, तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ये एक कॉज नहीं है, ठीक है। 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो सूरजगढ़ की लड़ाई है वो 1536 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो शेरशाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया था। चौसा का युद्ध जो यहाँ पे हुआ था 1539 में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में ये हुआ था, और इसमें शेरशाह ने दोबारा से हुमायूं को हराया था, ठीक है। और सामूगढ़ की लड़ाई जो है ये हुई थी 1658 में शाहजहां के पुत्र के बीच, उत्तराधिकारी के लिए यहाँ सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी शाहजहां के पुत्रों के बीच। तो यहाँ जो है डी ये सही है, इससे शेरशाह रिलेटेड नहीं है। 7 देख लेते हैं हम। पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, इनका पार्टी का गठन। और औपचारिक गठन 1934 में इसका माना जाता है, क्योंकि 31 में अनाउंसमेंट हो गया, तो औपचारिक गठन 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पे ई हो जाएगा। ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि नेपाल से जो बिहार के कुल 7 जिले लगते हैं, याद रखें आप लोग, बिहार के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो है इसका क्रम क्या होगा ये सुन लें आप लोग। पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण इसके बाद आएगा, फिर सीतामढ़ी, है ना। उसके बाद आपको आ जाएगा सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया और किशनगंज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक। तो दिसंबर 1916 में जो है 1916 में दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो है मजहरुल हक थे बिहार में। नेक्स्ट 11 देख लें हम। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ठीक है, तो 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 में होना है, जो कि फ्रांस के पेरिस में ये होना है। और 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो 2028 में होने वाला है, और ये होगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। ठीक है, 12 देख लेते हैं हम। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल वर्ग के स्मारक सिक्के का विमोचन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी किया। नेक्स्ट है 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। 14, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105। नेक्स्ट 115, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कुल परिव्यय क्या है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20,050 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16, वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाता है, बुकर्स प्राइज। ठीक है, इस पुरस्कार की राशि को लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से डिवाइड किया जाता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है डच लेखिका मैरिको लुकासा, ठीक है, मैरिको लुकासा रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। इसका अनुवाद मिशेल हचिंस द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम देख लेते हैं। विलिनियस किस देश की राजधानी है? विलिनियस किस देश की राजधानी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताएं आप लोग, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। ठीक है, तो विलिनियस जो है लिथुआनिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर को। ठीक है, तो सितंबर महीने को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। 19 देख लेते हैं। 5 से 26 सितंबर 2020 तक रूस में आयोजित होने वाली किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावकाज 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 80,000 करोड़ रुपए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट का जो है इन्होंने उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये याद रखें आप लोग। 22 देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 ये प्रस्तुत करती है, याद रखें आप लोग। बाकी के सारे करेक्ट हैं। 23 देख लेते हैं हम। प्रवालों के संरक्षण के लिए किस देश ने हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पलाऊ ने। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि सनस्क्रीन में मौजूदा रसायन प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन का अनुसरण करते हुए पश्चिमी प्रांत के देश पलाऊ में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ऐसे करने वाला वह पहला देश बन गया है दुनिया में, पलाऊ। ठीक, 24 देख लेते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने। 25, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार। 26, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि फरवरी 2020 में जारी लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट रिपोर्ट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड को जो है लियोनेल मेस्सी ये फुटबॉलर है तथा लुइस हैमिल्टन ये F1 के ड्राइवर है, फार्मूला 1 ड्राइवर है ये, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये खिताब मिला है, लियोनेल मेस्सी और लुइस हैमिल्टन दोनों को। ठीक है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। 27 देख लेते हैं हम, वर्ष 2020 में 21 मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन और जैव विविधता। 28, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु को। 29 देख लेते हैं, हाल ही में इसरो ने SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए दूसरे लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने। 30 देख लेते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। 31, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी चंदलिया को, चिंदलिया। ओके। 32 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो क्वाड में कुल 4 देश होते हैं, जैसा कि नाम ही है क्वाड। ठीक है, तो क्वाड में कुल 4 देश आते हैं। कौन कौन से ये देश हैं? तो ये जितने भी चारों हैं ना, ये सारे के सारे क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सारे के सारे क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है, 33 देख लेते हैं हम। 33 में दिसंबर 2019 में दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय हेतु संसद में विधेयक पारित किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ जो है पहला स्टेटमेंट हमारा दादर नागर हवेली और दमन द्वीप अनुच्छेद 240(2) के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई। अच्छा, इनकी राजधानी अब दमन होगी। और चौथा है, इनका उच्च न्यायालय अब बम्बई उच्च न्यायालय होगा। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल ही एब्सोल्यूट करेक्ट हैं। नेक्स्ट 34, बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। 35 देख लेते हैं, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला मंगल मिशन होप जापानी स्पेस सेंटर से इन्होंने जुलाई 2020 में इन्होंने लॉन्च किया। 36 देख लेते हैं। 36 है, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 से 2011 की जनगणना आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये हमारा सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग ही किया गया है। ठीक है, केवल 2011। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 37। यस, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे को। 38, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति वरिष्ठ नारायण सिंह जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे ये। ठीक है, तो वरिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे। ठीक है, वरिष्ठ नारायण सिंह। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस महापुरुष की जन्म तिथि को मेधा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 40। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार जो श्रीलंका और मालदीव जो है, श्रीलंका और मालदीव दोनों मिजल्स और रूबेला वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के पहले 2 देश ये दोनों बन गए हैं। 41 देख लेते हैं, निम्न में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी प्रवाहित होती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
समस्तीपुर। बिहार में देखिए टोटल 12 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है और कौन कौन सी ये जिले हैं सुनिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। तो ये याद रखें आप लोग, ठीक है। 42 देख लेते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पठार के पश्चिम क्षेत्र। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन जो है दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र हो जाते हैं। 43 उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट 44 देख लें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AW, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु जो है वो CWG एवं दक्षिण बिहार की जलवायु AW द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, ठीक है। उत्तर बिहार CWG और दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार की जलवायु है ये AW द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। 45 देखेंगे हम। बिहार में सर्वाधिक संचित एवं न्यूनतम संचित भूमि वाला जिला क्रमशः कौन है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा जमुई। 46 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला को सही क्रम अवरोही में सजाएं, अवरोही क्रम में सही सजाना है। तो इसका जो करेक्ट जो बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में जाना है, यानी कि बढ़ते सबसे ज़्यादा से नीचे की ओर घटते क्रम में, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है घनत्व वाला है शिवहर, ठीक है। शिवहर में कितनी घनत्व आबादी है? 1880। फिर पटना आ जाता है 1800, यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है दरभंगा, ठीक है, 1728। और सबसे कम घनत्व वाला है कैमूर, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला कैमूर वो जो कि 488। वैशाली जो आपका जमुई जो है ये 568। तो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 47 नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 से। 48 देख लेते हैं हम। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य को अवरोही क्रम में सजाना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो भारत वन रिपोर्ट के 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो जिला है वो मिजोरम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ पाया जाता है 85% 41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 63.33%, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑर्डर है। नेक्स्ट 49 देखेंगे हम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर गुजरती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच की है और ये गंगा, हुगली एवं भागीरथी नदियों के बीच से होकर बहती है, ठीक है। गंगा, हुगली और भागीरथी। नेक्स्ट 50 देख लें हम। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्य, है ना। तो पाकिस्तान के साथ साझा करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर पंजाब, ठीक है। और राजस्थान देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 ठो है राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की जब बात हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है राज्य की, है ना, बात हो रही है राज्य की। तो 3 राज्य हो गए, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर और ये अगर नहीं बना तो उस टाइम तक 4 हुआ करते थे, बट अब 3 हम काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 51 भारत किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा। 52 गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ? तो करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल तक। नेक्स्ट हम देखेंगे 53 वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा होगा, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आर्गन, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न गैसों का उनका प्रतिशत के अनुसार जो अवरोही क्रम होगा, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपको जो है 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और नियॉन 0.002% और हीलियम जो है 0.0005%। ये हमारा सही क्रम हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे के खनन के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र। 55
मैटरहॉर्न पर्वत हाल के समय में चर्चा में रहा, ये पर्वत किस देश में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। 56 देख लेते हैं हम। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शैल समूह की चट्टान। 57 देख लेते हैं हम। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे असत्य है। कोरियोलिस बल जो है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से ये मुड़ जाती है, कोरियोलिस प्रभाव की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 58। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ जो है करेक्ट हैं। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। माउलिंग नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट, इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड करेक्ट, मुरलिन नेशनल पार्क मिजोरम करेक्ट और बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय करेक्ट। 60 देख लेते हैं हम। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनुमुदी की ऊंचाई कितनी है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2696 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 61 हम देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 62। भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है कब से कब तक? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। भारत में जो है 1966 से 69 और 1990 से 92 ये जो ईयर रहा है योजना अवकाश की अवधि ये मानी जाती है। 1966 से 69 और 1990 से 92। ठीक है, नेक्स्ट 63 देखते हैं। आधारभूत उद्योग जो है, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों का उपस्थित आवश्यक है जिन्हें आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग कहा जाता है। वर्तमान में 8 जो है उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आता है? विद्युत आता है, इस्पात आता है, कोयला आता है, तेल शोधन उत्पाद आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, सीमेंट आता है और उर्वरक इसके अंतर्गत आता है। 64 देख लें। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक कार्य विभाग। 65 देख लेते हैं हम। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 66। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। 67 हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 68। वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्न में से किन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। ये जो है 1, 2 और 3 अल्पपोषण, बच्चों में बाधिता विकास और बाल मृत्यु दर, ये तीनों के आधार पे। ठीक है, 69 देख लें हम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय किससे संबंधित है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जल शक्ति मंत्रालय से। 70 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011-12। तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए जो बेस ईयर, वर्तमान आधार वर्ष जो है करेंट बेस ईयर, वो 11-12 को माना गया है। 71 देखते हैं। ऊष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। 72 देख लेते हैं। बैरिक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 73। निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये +2n+4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। 74 देखते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पर। 75 देखेंगे हम। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे
का चूर्ण इसका उपयोग किया जाता है हैबर विधि में। ठीक है, 76 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। 77 देखेंगे हम। जब किसी विद्युत को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम होता है ना। चलिए 78 हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो रासायनिक ऊर्जा में जो बदल के जो क्रिया होता है वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है। 79 निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि, है ना। तो ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, वहीं निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, ओके नहीं 78 हो गया, 79 देखेंगे। 79 भी आई थिंक, 79 भी हो गया, 80, ओके सॉरी। चलिए, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी होती है बताना है। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 81 निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दृष्टि धारा डीसी, जो दृष्टि धारा से डीसी से प्रत्यावर्ती धारा एसी में प्राप्त करने हेतु, ठीक है, किया जाता है? करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टर का। ठीक है, चलिए 82 निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक फेम्टोमीटर मतलब बराबर हो गया 10⁻18 मीटर का, जो यहाँ गलत है। एक फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, बाकी सारे सही है। 83 देख लेते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अंडवाहिनी। ठीक है, तो मानव में निषेचन जो होता है यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट या डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। यह नर जो है, ये नर युग्म यानी शुक्राणु तथा मादा युग्म यानी अंडाणु के निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और विकसित होकर शिशु का निर्माण ये करते हैं, फिर शिशु बनता है, फिर उसके बाद उसका जन्म होता है। नेक्स्ट हम देख लें। नेक्स्ट है हमारा 84। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की ध्रुवीकरण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। ठीक है, तो अमीबा, क्लोमाइडोमोनास, पैरामीशियम जीवाणु जो है इत्यादि, ये जो है एक कोशिकीय जीव है। कवक, शैवाल तथा अन्य जंतु पादप ये बहुकोशिकीय जीव के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, चलिए 87 देखते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। ठीक है, तो छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है, छोटी आंत का भाग है इलियम, जहां भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अमीनो एसिड और ग्लूकोज का अवशोषण इसी के दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। ऊर्जा पिरामिड होता है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड। 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, एक से अधिक, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, पौधों में जो श्वसन को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, उसके बाद तापमान। ठीक है, उसके बाद प्रकाश। ठीक, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो यहाँ पे हमारा ई सही हो जाएगा। 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है?
ठीक है, जनित नहीं रोग है, रोग नहीं है, जो भी है। ठीक है, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेचक। तो हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस इत्यादि जो है ये सारे जो है जल जनित रोग हैं, इसका उदाहरण है। ठीक है, चेचक जल जनित रोग नहीं है। 91 देख लेते हैं। 91 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो 42वां जब संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है यहाँ पे जोड़े गए थे। ये शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। ठीक है, समाजवादी, उसके बाद संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे अखंडता, ये जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया। 92 देख लेते, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 ईयर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 93, यहाँ पे मूल अधिकार के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो मूल अधिकार के विषय में जो है नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ प्राप्त है मूल अधिकार, जो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के अगस्त है, अतिरिक्त 14 के अंतर्गत यह आता है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, जीवन स्तर अधिकार, अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये इसमें दिया गया है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है, ये सीमित है। ठीक है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, यह स्थायी भी नहीं होती है कि क्या संसद इनमें कभी कटौती कर सकती है या नहीं, ये संसद के हाथों में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 94, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 170। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, और 365 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का पावर हासिल है, और 270 के अंतर्गत उद्गृह कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण जो होता है वो है, और आर्टिकल 256 के तहत राज्यों की ओर संघ की बाध्यता को दर्शाया जाता है। 95, निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका जो है अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही की जा सकती है। 96 देख लेते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का अहितकारी संकेंद्र ना हो? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39C। 97 देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। 98 देख लें। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 238। 99 देख लें हम। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिनों की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीटें रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 डेज के अंदर। 100 लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 है, ये सही नहीं है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें 530 राज्यों से 20 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, ये भी याद रखें, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित सदस्य क्षेत्र से हैं। 13 सदस्य जो केंद्र शासित क्षेत्र से हैं और 2 एंग्लो इंडियन है। ठीक है, चलिए 101
नामांकित में से कौन संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट 102 हम देख लें। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ न्यायिक। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद की एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, सिर्फ संविधान के उल्लंघन करने पर, याद रखें। 103, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 104 देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। 105, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी आवश्यक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के केंद्रीय मतदाताओं से मिलकर गठित होता है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु जो है सीमा वो 18 वर्ष की गई है, होती है। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए 106 देख लेते हैं। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। 107 देख लेते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कथन में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ठीक है, दूसरा है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, तीसरा है भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था। करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारा स्टेटमेंट सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था और प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। 108 देख लेते हैं हम। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, कब हो गया था ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार से एक अधिकार यानी मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एक अधिकार उनका चलता रहा, जिसे 1833 में जाके चीन के साथ और चाय के साथ जो इनका मोनोपोली था चाय पे, ये 1833 में जाके इसे भी समाप्त कर दिया गया था। अब 109 देख लें हम। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंट बेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? करेक्ट जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो गांधी जी का ये सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिसमें भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। हालांकि इसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नहीं माना। नेक्स्ट 110 देख लें हम। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 1920 में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 111 ठीक है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1939 में। 112 देख लें। निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन नहीं दिया था। नेक्स्ट 113 बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ये था। 114 भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के किसके विरोध में बम फेंका था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 116 बंदी जीवन किसकी कृति है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्रनाथ सन्याल की। 117 देख लें हम। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। 118 देख लेते हैं हम। त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 119 देख लेते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया?
करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय ये वायसराय थे। 121 हम देख लें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने दिया था ये नारा। 122, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र की शुरुआत की थी। 123, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे और वी जोशी के द्वारा, ठीक है, एवं जी.वी. जोशी के द्वारा ये किया गया था। 124, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति का अध्यक्ष किसने मतलब इस समिति का अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने। 125, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर बारो को। नेक्स्ट हम देखते हैं 126, निम्नलिखित में से कहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी लगभग जो डेट बताया जाता है कार्बन डेटिंग के हिसाब से 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 127, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे की। बाकी तांबा, चांदी, कांसा ये सब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था सोसाइटी अभिनव भारत की स्थापना की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट 129, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की। नेक्स्ट 130, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म पर समानता है, जबकि आत्मा पर इन दोनों में बहुत सारे टकराव होते हैं आत्मा के नाम पे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। नेक्स्ट 132, राग गोविंद की रचना किसने की थी? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई ने। 133 देख लेते हैं, किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सिख गुरुओं में से 2 सिख गुरुओं की हत्या जो है मुगल शासकों द्वारा की गई थी। गुरु अर्जुन देव की जो हत्या की गई थी जहांगीर द्वारा, और गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 135, विभिन्न युद्धों को कालाक्रम के अनुसार सजाएं। करेक्ट हो जाएगा इसका वो ए हो जाएगा। ठीक है, खानवा युद्ध 1527 में बाबर राणा सांगा, घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और महमूद लोदी, चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेर शाह सूरी, और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में औरंगजेब और दारा सिखों के बीच ये हुआ था। नेक्स्ट हम 136 देख लेते हैं। 136 ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 137 हमारा जो है किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को। 138 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि इसने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अशोक के शासन काल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? तो ये उसके अधीन नहीं था, कौन सा? श्रीलंका। नेक्स्ट 140, निम्न कथनों में से सही कथन का पहचान करें। ठीक है, कथन है गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने हुनों को पराजित किया था और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो है शकों को पराजित इसने किया था, तथा स्कंदगुप्त जो है उसने हुनों को पराजित किया था। तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 141 यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको फटाफट आंसर दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जरूर सॉल्व करके देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 142 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे सॉल्व करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों ई होगा। मैं जिसका भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, मैं उसका कमेंट पिन करूँगा।
नेक्स्ट हो जाएगा 144, तो 144 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके ज़रूर बताएं। 145 का जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी 335 हो जाएगा। 146, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 147, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लें। नेक्स्ट 148, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 149 देख लेते हैं हम। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। करेक्ट जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150, आज का आखिरी हमारा सेट नंबर 7 का क्वेश्चन। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 केजी चीनी को 55 रुपये प्रति केजी वाले कितनी चीनी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य जो है 52 रुपये यानी 52 रुपये 50 पैसे के आसपास हो जाए। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 102 केजी। ठीक है, तो ये था इडूटेरिया का सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है और आपके कितने स्कोर गए, कट ऑफ मार्क्स तक आप पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।